बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कंडक्टोमीट्री, और ये हमारा कोर्स है जिसका टाइटल है एडवांस फिज़िकल केमिस्ट्री, और इसमें ये हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। मेरा नाम डॉक्टर राना फरत महमूद है, और हम अब स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स के जो कंटेंट्स हैं। इस कोर्स के अंदर हमने जो स्टडी करना है वो आयंस इन सॉल्यूशंस को स्टडी करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने मेजरमेंट्स ऑफ द कंडक्टेंस देखनी है कि कंडक्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है। नंबर 3, हमने इसमें कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में स्टडी करना है कि कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन क्या होती हैं, कितने किस्म की होती हैं, उनको कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, रिजल्ट्स क्या होते हैं उनके। और नंबर 4, कोलरिच लॉ है, ये लॉ हमें क्या बताता है और किस किस्म के जो आयंस होते हैं या किस किस्म के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनके लिए लॉ यूज़ होता है। तो ये हम स्टडी करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये हमारी स्लाइड नंबर 2 और स्लाइड नंबर 3। नेक्स्ट हम फिर अभी जाते हैं स्लाइड नंबर 4 पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने कंडक्टोमीट्री CHEM 3117 के लेक्चर नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि हमारा एडवांस फिज़िकल केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। इसमें जो कंटेंट्स हमने स्टडी करने हैं वो हम देख सकते हैं स्लाइड नंबर 3 पे। स्लाइड नंबर 3 पे जो है हमारे पास जो डिस्कस करना है हमने वो मोबिलिटी ऑफ आयंस के बारे में है और उसके ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में है। फिर उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो डेबाय-हक्कल थ्योरी है, और इसके साथ साथ एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट है, और एक्टिविटीज़ को हम कैसे डिटरमिन करते हैं। तो ये अब आगे हम मूव करेंगे अपने स्लाइड नंबर 4 पे, और स्लाइड नंबर 4 पे जो है हम स्टार्ट करते हैं अपने मोबिलिटी ऑफ आयंस और ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में। जी तो स्टूडेंट, अब हम स्लाइड नंबर 4 पे हैं, और स्लाइड नंबर 4 पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय एन आयंस। तो अगर हमारे पास एक बीकर में सोल्यूशन होता है और उस सोल्यूशंस के अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको पता है कि 2 किस्म के आयंस होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस। तो ट्रांसपोर्ट नंबर हमें ये बताता है कि जो टोटल करंट है उसमें से कैटाइन ने कितना करंट कैरी किया है, या कैटाइन की वजह से कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है, और एनाइन की वजह से कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट जो होता है सॉल्यूशंस के अंदर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस होता है, ना कि ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आयन मूव करेगा तो उसकी वजह से ही करंट प्रोड्यूस होगा। तो जो आयंस मूव करेंगे वो उतना ही ज़्यादा करंट कैरी करेंगे या करंट प्रोड्यूस करेंगे। अगर पॉजिटिव आयन की मूवमेंट ज़्यादा है तो पॉजिटिव आयन का करंट ज़्यादा होगा, और अगर नेगेटिव आयन की करंट मूवमेंट ज़्यादा है तो फिर नेगेटिव आयन की वजह से करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक आयन मूव कर रहा है और वो जाके डिस्चार्ज हो रहा है, तो अगर पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं तो नेगेटिव आयन भी उतने ही डिस्चार्ज होंगे, लेकिन करंट उन आयंस की वजह से होगा जो मूव करेंगे। वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे जो है वो पॉजिटिव आयन मूव करते हैं और नेगेटिव आयन मूव करते हैं, और इस तरह से हम कैसे उनकी जो है ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है T से। T प्लस अगर होगा तो कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर है, और T माइनस होगा तो एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर है। तो इसको हम ट्रांसफरेंस नंबर भी कहते हैं, या इसको हम हेट्रोफ नंबर भी बोलते हैं। It is the property of anion and cation and may be denoted by T plus and T minus for cation and anion respectively. Greater the speed of the ion, greater the number of the current, greater the amount of the current carried by it, and greater will be the transport number. तो जिस आयन की स्पीड ज़्यादा होगी, जो आयन ज़्यादा मूव करेगा, जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, उसी की वजह से अमाउंट ऑफ करंट भी ज़्यादा होगा। नीचे अगर हम देखें तो स्पीड ऑफ कैटाइन को हम म्यू सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्पीड ऑफ एनाइन को हम डिनोट कर रहे हैं म्यू ए से, जो कि एनाइन की स्पीड है। इसी तरह
करंट कैरिड बाय द कैटाइन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनकी स्पीड के, उनकी मूवमेंट के। और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो उसमें हम कांस्टेंट लगाते हैं जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है के यू। तो इन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो टोटल करंट कैरिड होता है वो किस वजह से होता है, के इनटू मूवमेंट ऑफ कैटाइन प्लस मूवमेंट ऑफ अनाइंस, मोबिलिटी ऑफ कैटाइंस प्लस मोबिलिटी ऑफ अनाइंस। तो ट्रांसपोर्ट नंबर अगर हमने कैलकुलेट करना है कैटाइन का तो वो हमारे पास क्या होगा, वो रेशो होगी कि करंट कैरिड बाय द कैटाइन ओवर टोटल करंट कैरिड इन द सॉल्यूशन। और टोटल करंट किसकी वजह से होगा, वो कैटाइन और एनाइन दोनों की वजह से होगा। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 4 पे आते हैं तो उसमें हम जब हम सॉल्व करते हैं तो टोटल हमारे पास जो टी प्लस आता है वो टी प्लस किसके इक्वल है, वो रेशो है बिटवीन द मोबिलिटी ऑफ कैटाइन एंड मोबिलिटी ऑफ डिवाइडेड बाय मोबिलिटी ऑफ कैटाइन प्लस एनाइन। जैसा कि हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के, तो उसमें से हम अगर किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो हम उसके मोल्स को एक्स को डिवाइड कर देते हैं एक्स प्लस वाई पे। इसी तरह अगर हमने ट्रांसपोर्ट नंबर कैटाइन का निकालना है तो हमें मोबिलिटी ऑफ कैटाइन को डिवाइड करना होगा मोबिलिटी ऑफ कैटाइन प्लस एनाइन दोनों की। तो सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं एनाइन के लिए, और एनाइन के लिए जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन है दैट इज़ टी नेगेटिव एंड इट इज़ इक्वल टू द मोबिलिटी ऑफ एनाइन डिवाइडेड बाय मोबिलिटी ऑफ कैटाइन प्लस मोबिलिटी ऑफ एनाइन। यानी कि कैटाइन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो कैटाइन की मोबिलिटी और टोटल मोबिलिटी ऑफ आयंस की रेशो है, और एनाइंस का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो एनाइन की मोबिलिटी और टोटल आयंस की मोबिलिटी के रेशो के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 4 and 5 द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द आयन इज़ ए क्वांटिटी लेस देन यूनिटी एंड सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर शुड बी इक्वल टू यूनिटी। तो जैसे हम कहते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है, इसी तरह सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर आयंस का वो भी 1 के इक्वल ही लिया जाता है, उसको स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है। आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर जो होगा वो हमारे पास हम इसमें टी प्लस टी माइनस करके 1 के इक्वल लेंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो टोटल यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन 1 के इक्वल है। अगर हम इसमें से किसी एक का निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस एनाइन हो सकता है, 1 माइनस कैटाइन हो सकता है। तो जब हम 1 में से कोई भी चीज़ माइनस करेंगे तो उसमें से ट्रांसपोर्ट नंबर जो होगा वो 1 से कम हो जाएगा, और यही चीज़ यहाँ पे रिटन है, द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द आइन इज़ ए क्वांटिटी लेस देन यूनिटी। कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आइन जो होगा वो उसकी जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम ही होगी किसी भी की। यानी कि अगर हम एनाइन की बात कर रहे हैं तो वो भी 1 से कम होगी, अगर हम कैटाइन की बात कर रहे हैं तो वो भी 1 से कम होगी, लेकिन अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आती है दोनों की वो 1 होनी चाहिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे जहाँ हम जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे डायग्रामेटिकली, जिसमें हम एक बीकर लेंगे और उसमें हम कुछ आयंस के पेयर्स लेंगे। सो ये तो था स्लाइड नंबर 4 के बारे में। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी स्लाइड नंबर 5 पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, अब हैं हम अपनी स्लाइड नंबर 5 पे, और स्लाइड नंबर 5 में आप एक बीकर देख रहे हैं। उस बीकर के अंदर जो है कुछ पेयर्स ऑफ आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं और नेगेटिव आयंस हैं। इसको हम डिफरेंटली कंसीडर करेंगे, यानी कि हम 3 किस्म के ऑप्शन लेते हैं कि उसमें से कौन से आयन मूव करते हैं और किन आयन की वजह से हम किस तरह से ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेडिंग में देख सकते हैं आप कि ये ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो बाय हिट्रोफ मेथड, जिसको हम हिट्रोफ नंबर भी बोल रहे होते हैं इन ट्रांसपोर्ट नंबर को, क्योंकि ये हिट्रोफ ने जो है वो मेथड एक्सप्लेन किया था, इसीलिए इसको हम हिट्रोफ मेथड बोल रहे होते हैं। तो बीकर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 किस्म के कंपार्टमेंट हैं। एक एनोडिक कंपार्टमेंट है राइट साइड पे और दूसरा कैथोडिक कंपार्टमेंट है, और दरमियान में एक सेंट्रल कंपार्टमेंट है।
अब इसको जब हम नीचे दी गई एनोड और कैथोड जो बैटरी के साथ इसको स्विच ऑन करते हैं तो फिर इसमें से करंट जो है वो कैरी होना शुरू हो जाता है, आयंस की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। इनिशियल कंडीशन तब है जब हमने इसको बैटरी को ऑन नहीं किया, एक्सटर्नल करंट नहीं दिया, तब पेयर्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लेकिन जैसे ही हम नीचे से बैटरी का स्विच ऑन कर देते हैं, एनोड और कैथोड को आपस में मिला देते हैं, तो उससे फिर क्या होता है, फिर तीन किस्म की कंडीशन हम स्टडी कर सकते हैं कि व्हेन ओनली कैटाइन कैन मूव। हम ये कंसीडर करते हैं कि सिर्फ कैटाइन जो है वो राइट से लेफ़्ट मूव करेंगे कैथोड की तरफ, जबकि एनाइन अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे। अगर हम कहते हैं कि जी दो कैटाइन जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास जो पेयर है दो एनाइन का वो कम हो जाता, राइट साइड पे दो एनाइंस आ जाते हैं क्योंकि वहाँ से दो कैटाइन जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर गए हैं, और एनाइंस जो हैं इधर राइट साइड पे डिस्चार्ज होंगे और कैटाइन जो है वो लेफ़्ट साइड पे जाके डिस्चार्ज होंगे। अब जब हम टोटल चार्ज देखते हैं तो टोटल चार्ज तो हमारे पास आता है 4, दो नेगेटिव आयन की वजह से और दो पॉजिटिव आयन की वजह से। तो लेकिन अगर हम इनकी मोबिलिटी देखेंगे तो मोबिलिटी जो होगी वो पॉजिटिव आयन की म्यू प्लस जो है वो हम उसको कहेंगे x है, और म्यू माइनस जो है वो 0 है। या म्यू प्लस को हम 2 कंसीडर कर लें क्योंकि दो कैटाइन ने मूव किया है लेफ़्ट साइड पे, जबकि म्यू माइनस यानी कि मोबिलिटी ऑफ द नेगेटिव आयन 0 है क्योंकि नेगेटिव आयन ने अपनी जगह से मूव नहीं किया। और यही हमने अपनी कंडीशन में लिया था कि व्हेन ओनली कैटाइन कैन मूव और एनाइन मूव ना करें, क्योंकि सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के कैटाइन और एनाइन होते हैं, और ये जो मूवमेंट होती है ये उनके चार्ज पे भी डिपेंड कर रही होती है, ये उनके साइज़ पे भी डिपेंड कर रही होती है। तो इस तरह से पहली कंडीशन में हमने देखा है कि अगर कैटाइन ही सिर्फ मूव करे तो करंट जो कैरी होगा वो सिर्फ कैटाइन की वजह से ही होगा, एनाइन की वजह से करंट कैरी नहीं हो रहा। अब आगे हम फिर दूसरी कंडीशन में देखते हैं, तो दूसरी कंडीशन में हम कहते हैं कि बोथ कैटाइन एंड एनाइन मूव करते हैं विद सेम स्पीड, यानी कि दो कैटाइन जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, और लेफ़्ट से दो एनाइन राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज है राइट साइड पे आप देखें तो जब दो कैटाइन यहाँ से मूव करके लेफ़्ट पे गए हैं तो पहले दो नेगेटिव आयन क्रिएट हो गए, फिर जब यहाँ से लेफ़्ट से दो नेगेटिव आयन राइट पे आए हैं तो टोटल चार्ज हमारे पास राइट साइड पे 4 हो गया है। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो है वो जब दो नेगेटिव आयन राइट साइड पे आए थे तो दो पॉजिटिव आयन बच गए थे, और राइट साइड से दो पॉजिटिव आयन लेफ़्ट साइड पे गए थे, तो हमारे पास टोटल चार्ज लेफ़्ट साइड पे भी 4 हो गया है, 4 कैटाइन का चार्ज हो गया, और राइट साइड पे हमारे पास 4 एनाइन का चार्ज हो गया, तो टोटल चार्ज हमारे पास 8 हो गया है। अब उसमें हम देख रहे हैं कि जो चार्ज ऑफ कैटाइन है वो 4 है और चार्ज ऑफ एनाइन भी 4 है, लेकिन अगर हम इनकी मोबिलिटी को देखेंगे तो उसकी मोबिलिटी भी उतनी है कैटाइन की, और एनाइन की मोबिलिटी भी उतनी ही है, तो हम उसको म्यू प्लस लिख सकते हैं, एक्स है, और म्यू माइनस भी एक्स है, यानी कि म्यू प्लस को हम 4 कह सकते हैं और म्यू माइनस भी हमारे पास 4 होगा। म्यू प्लस और म्यू माइनस हमारे पास 4 नहीं होगा बल्कि 2 होगा। चार्ज तो 4 क्रिएट हुआ है, लेकिन क्योंकि दो पॉजिटिव आयन मूव किए थे और दो नेगेटिव आयन मूव किए थे तो इसीलिए जो मोबिलिटी है वो दोनों की बराबर है। अब आगे हम मूव करते हैं तो टोटल हम तीसरी जो कंडीशन देख रहे हैं उस कंडीशन में हम कहते हैं कैटाइन एंड एनाइन वे डिफरेंट स्पीड मूव कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जी लेफ़्ट साइड से 3 कैटाइन राइट साइड की तरफ चले गए हैं, तो इधर दो नेगेटिव आयन तीन नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए और उधर 3 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए लेफ़्ट साइड पे। फिर हम कहते हैं कि लेफ़्ट साइड से दो नेगेटिव आयन जो हैं वो मूव करके राइट साइड पे आ गए हैं, तो टोटल चार्ज जो है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी 4 प्लस हो गया है और 5 प्लस हो गया है, और जो राइट साइड है उधर भी हमारे पास टोटल चार्ज 5 हो गया है। तो टोटल चार्ज जो है उसमें अगर हम देखें तो नेट चार्ज 5 + 5 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 जो है वो चार्ज है कैटाइन का, 5 पॉजिटिव आइंस, और 5 जो है वो नेगेटिव आयन का टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज हमारे पास 10 हो जाएगा।
लेकिन उसमें से अगर हम मोबिलिटी की बात करेंगे तो मोबिलिटी जो होगी वो पॉजिटिव आयन की जो होगी वो म्यू प्लस वो इक्वल होगा 3 के, और म्यू माइनस जो होगा वो इक्वल होगा 2 के। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मोबिलिटी किस तरह से सॉल्यूशंस के अंदर हो सकती है। ऐसा भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इक्वल स्पीड से मूव कर रहे हों, और ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है कि जिसमें जो है वो सिर्फ पॉजिटिव आयन की वजह से करंट कैरी हो रहा हो। ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें सिर्फ नेगेटिव आयन की वजह से करंट कैरी हो रहा हो, और ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है कि जिसमें दोनों की वजह से करंट कैरी हो रहा हो, लेकिन पॉजिटिव आयन ज़्यादा करंट कैरी कर रहे हों या नेगेटिव आयन ज़्यादा करंट कैरी कर रहे हों। तो यहाँ पे हम मोबिलिटी ऑफ आयंस को देख रहे हैं, और अगली स्लाइड में फिर हम देखेंगे कि हम इनकी मोबिलिटी से ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर हमें पता है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था, कि ट्रांसपोर्ट नंबर एक्चुअली रेशो होती है ऑफ द करंट कैरिड बाय द वन आयन डिवाइडेड बाय द करंट कैरिड बाय बोथ आयंस। यानी कि अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन मालूम करेंगे तो हम उसमें लिखेंगे कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ टी प्लस जो है वो पॉजिटिव आयन इज़ इक्वल टू द मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय द मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन प्लस मोबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से हमने इनके ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम अपनी स्लाइड नंबर 6 पे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि जी जो अभी हमने लास्ट कंडीशन पढ़ी थी कि कैटाइन और एनाइन जो है वो डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उसमें से जो U प्लस है यानी कि कैटाइन की जो मोबिलिटी है वो 3 है, और एनाइन की जो मोबिलिटी है वो 2 है। तो टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है वो कैटाइन की वजह से 3 और एनाइन की वजह से 2, तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी या जो टोटल करंट है जो प्रोड्यूस हुआ है वो 5 है। तो अब हम नीचे जो रेक्टेंगल है रेड कलर का उसमें देख सकते हैं कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द सम ऑफ मोबिलिटी ऑफ टोटल आयंस। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो सोल्यूशन में से पास होती है वो किसके इक्वल होती है, वो बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सम ऑफ मोबिलिटीज़ ऑफ टोटल आयंस, यानी कि वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के सम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उनकी मोबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड बाय एन आयन, उस एक आयन की वजह से जो होगी वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास वो किसके इक्वल होगी, वो मोबिलिटी ऑफ दैट आयन की वजह से होगी कि वो आयन जितना ज़्यादा मूव करेगा या उसके जितने ज़्यादा नंबर मूव करेंगे तो उस तरह से उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उस आयन की वजह से उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे, स्लाइड नंबर 7, और देखते हैं कि उसमें हम क्या एक्सप्लेन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, अब हम अपनी स्लाइड नंबर 7 पे हैं। तो इसमें पहले हम राइट साइड पे जो रेड कलर का सर्कल है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि अगर टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है वो 5 है, जो टोटल करंट प्रोड्यूस हुआ है सेल में से वो 5 है, तो हम उसको लिखते हैं कि U प्लस प्लस U माइनस, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों ने मिलके जितना करंट प्रोड्यूस किया है वो 5 है। तो उसमें से अगर हम कहें कि पॉजिटिव आयन ने कितना करंट प्रोड्यूस किया है तो वो 3 है। तो अगर हम ये कहते हैं कि 5 टोटल है, उसमें से 3 पॉजिटिव आयन ने प्रोड्यूस किया है, फिर अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि अगर टोटल करंट 100 है तो उसमें से पॉजिटिव आयन कितना करंट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, यानी कि अगर हम परसेंटेज की तरफ जाना चाह रहे हैं तो हम पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉजिटिव आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि जो 3 है वो पॉजिटिव आयन का है और टोटल को हमने उससे डिवाइड करना है 3/5 और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो जब हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि करंट प्रोड्यूस बाय द पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय द करंट प्रोड्यूस बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बोथ, एंड वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100, देन इट विल बी इक्वल टू 60%। यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर को अगर हम परसेंटेज में बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि सेल में से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से पॉजिटिव आयन की वजह से कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है 60%, और नेगेटिव आयन की वजह से कितना होगा वो हम कहते हैं 60 में से अगर हम 100 में से 60 माइनस कर लें तो बाकी 40% बचेगा, यानी कि पॉजिटिव आयन 60%
करंट कैरी कर रहे हैं और नेगेटिव आयन 40% करंट कैरी कर रहे हैं। अब हम अपने दूसरे स्केयर की तरफ आ जाते हैं जो लेफ़्ट साइड पे इसके साथ लगा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। उसमें हमने ये बताना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब टोटल में से पॉजिटिव आयन का कितना वैल्यू आती है और टोटल में से नेगेटिव आयन की कितनी वैल्यू आती है, तो उसको हमने इसीलिए 1 में से हमने निकालना होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर का जो सम है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का वो हम कहते हैं 1 के इक्वल होता है। इसीलिए हम ये क्वांटिटी 1 में से फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो 1 में फाइंड आउट करने के लिए हम कहेंगे कि टोटल जो करंट है U प्लस और U माइनस का वो 5 है, उसमें से U प्लस का कितना है 3। तो अगर हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट नंबर U प्लस का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो पॉजिटिव आयन का करंट है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल करंट पे। तो T प्लस किसके इक्वल आएगा, T प्लस आएगा इक्वल 3/5 के। 3 क्या है इसमें, पॉजिटिव आयन का करंट, पॉजिटिव आयन की वजह से जो करंट कैरी हुआ है, और 5 क्या है इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों की वजह से जो टोटल करंट कैरी हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर एक्चुअली हमारे पास रेशियो है बिटवीन द करंट कैरिड बाय द पॉजिटिव आयन एंड द करंट कैरिड बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं 3 को 5 से तो हमारे पास आंसर आता है 0.6। तो 0.6 एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का हमेशा फ्रैक्शन में होगा, और इन दोनों फ्रैक्शंस को जब भी हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर 1 के इक्वल आएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि नेगेटिव आयन का हमने ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। तो यही सेम फार्मूला उसी स्लाइड में यूज़ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अब हम अपने स्लाइड नंबर 8 पे हैं, और स्लाइड नंबर 8 में आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है। उस सर्कल में हम देख रहे हैं कि अगर हमने एनाइन का, नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि टोटल करंट 5 जो है वो प्रोड्यूस हुआ था, उसमें से एनाइन ने जितना कैरी किया था वो 2 था। तो अगर हम 1 में से उसकी फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं नेगेटिव आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर की, तो हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव आयन हम लिखेंगे कि नेगेटिव आयन ने जितना करंट कैरी किया है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल करंट पे। तो नेगेटिव आयन ने जो करंट कैरी किया है वो 2 है, और जो टोटल करंट कैरी हुआ है वो 5 है। तो हम इसको कह सकते हैं कि T माइनस इज़ इक्वल टू 2/5। और 2/5 क्या है उसको हमने राइट साइड पे लिख के बताया है कि 2 जो है वो करंट कैरी है जो मोबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, और 5 जो है वो करंट है जो कि मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो इस तरह से जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है, 0.4। तो 0.4 भी एक फ्रैक्शन है, और पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि 0.6 आया था ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन। तो इस तरह से दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 0.6 और 0.4 को, तो T प्लस T माइनस ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू 1 हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने सही कैलकुलेशन की है। तो सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन शुड बी इक्वल टू यूनिटी। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय हिट्रोफ मेथड। और हिट्रोफ मेथड या हिट्रोफ नंबर जो होते हैं वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट नंबर टोटल करंट में से पॉजिटिव आयन ने कितना करंट कैरी किया या पॉजिटिव आयन की वजह से कितना करंट उस सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस हुआ, और टोटल में से नेगेटिव आयन की वजह से कितना करंट प्रोड्यूस हुआ, इसी को हम एक्चुअली ट्रांसपोर्ट नंबर बोल रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपने जाएंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में कि एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, और इसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, अब हम अपनी स्लाइड नंबर 9 पे हैं। तो स्लाइड नंबर 9 जो है वो हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में है। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी एक्चुअली जो है वो जितने भी आयंस हमारे सॉल्यूशंस में मौजूद होते हैं, तो उन सॉल्यूशन में से, उन आयंस में से जितने आयंस करंट कैरी होते हैं वो एक्चुअली एक्टिव मेंबर्स होते हैं उन आयंस में से। उनकी वजह से जो करंट कैरी हो रहा होता है वो उसकी एक्टिविटी होती है।
एक्टिविटी एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के, यानी कि कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, जितने आयन ज़्यादा होंगे उसमें से एक्टिव आयन भी उसी तरफ बढ़ते जाएंगे। तो एक्टिविटी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन एक चीज़ होती है एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो अगर हम ये लिखेंगे एक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन C, तो A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आ जाएगा। फिर उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम ख़त्म करेंगे तो फिर A विल बी इक्वल टू गैमा इंटू C होगा। तो इसमें जो गैमा है वो गैमा क्या है, वो एक्टिविटी कोफिशिएंट है। एक्टिविटी तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितने नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ते जाएंगे उसमें से एक्टिव नंबर ऑफ़ आयंस भी उतने ही बढ़ते जाएंगे। जितनी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उतना ही एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक्टिविटी कोफिशिएंट जो होती है वो हमने पर मोल निकालनी होती है कि एक मोल में से कितने आयंस जो हैं वो एक्टिव हैं। कंसंट्रेशन यानी कि एक्टिविटी कोफिशिएंट, जैसे हमने इक्वेशन कहा था कि जो एक्टिविटी की इक्वेशन है वो A इज़ इक्वल टू गैमा इंटू C होती है। तो उसमें से अगर हम गैमा निकालेंगे तो गैमा हमारे पास किसके इक्वल आएगा, A ओवर C के। तो गैमा जो है वो आप देख रहे हैं इक्वेशन के अंदर राइट साइड पे नीचे लिखी हुई है। तो उसमें गैमा इज़ इक्वल टू A ओवर C, यानी कि गैमा जो है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट है एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही एक्टिविटी कोफिशिएंट जो होगा वो कम होता जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसको हम किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन जो होगा वो ज़्यादा एक्टिव होगा, उसमें एक्टिविटी कोफिशिएंट कौन से सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी और कौन से सॉल्यूशन की एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी। तो हमारे पास 2 बीकर्स हैं। उन बीकर्स में हमने 1 किलोग्राम जो है वो सॉल्यूशन लिया है, दोनों के अंदर 1 किलोग्राम वाटर है और उसमें एक के अंदर हमने 0.1 जो है वो मोल लिया है, एक में हमने 0.001 मोल NaCl लिया है लेफ़्ट साइड पे जो बीकर है, और जो दूसरा राइट साइड पे बीकर है उसमें हमने 2 मोल ऑफ NaCl लिया है। यानी कि लेफ़्ट वाला जो बीकर है उसके अंदर बहुत ही डिल्यूट सॉल्यूशन है। उसके अंदर डिल्यूट सॉल्यूशन है तो उसके अंदर आयंस जो होंगे वो भी कम होंगे, तो उसकी एक्टिविटी तो यहाँ पे कम होगी। और राइट साइड पे जो हमारे पास बीकर है उसमें हमने 2 मोल लिए हैं, तो उसमें नंबर ऑफ़ आयंस जो होंगे वो सोडियम और क्लोराइड के वो ज़्यादा होंगे। तो पहला जो सॉल्यूशन है उसको हम कह सकते हैं लेफ़्ट साइड वाले को, वो 1 मिली मोल ऑफ NaCl है, यानी कि उसकी जो मोलैरिटी है वो 0.001 मोल है। और राइट साइड वाला जो बीकर है उसकी जो मोलैरिटी है वो 2 मोलर सॉल्यूशन है। 2 मोलर सॉल्यूशंस के अंदर जो अमाउंट है वो हमारे पास 1 किलोग्राम में 2 × 58.5 यानी कि 117 ग्राम हमने 1 किलोग्राम में ले लिया। यहाँ पे जब हम सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे होते हैं कंडक्टोमेट्री के हवाले से, तो हम ज़्यादातर जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम नॉर्मेलिटी में लेते हैं, इसीलिए जो हमने जो अमाउंट ली है सॉल्यूशन की वो किलोग्राम में ली है, या मोलैलिटी के हिसाब से हम ले रहे होते हैं। तो मोलैलिटी या ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं या हम मोलैलिटी के हिसाब से लेते हैं। मोलैलिटी में हमें पता है कि जो टोटल सॉल्यूशन है वो हमने किलोग्राम में लेना होता है। तो यहाँ पे हम मोलैलिटी की बात करेंगे मोलैरिटी से हट के, क्योंकि मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती। तो लेफ़्ट साइड वाला सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है लेफ़्ट साइड वाले बीकर में, और राइट साइड वाले बीकर का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। लेफ़्ट साइड वाले बीकर की हमारे पास जो मोलैलिटी है स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है वो 0.001 मोल, और राइट साइड वाले की जो मोलैलिटी है वो 2 मोलर सॉल्यूशन है, 2 मोलर सॉल्यूशन। अब हम देख रहे हैं कि दोनों के अंदर जो करंट है वो 0.1 एम्पेयर है। 0.1 एम्पेयर जब हमारे पास सॉल्यूशन था वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसकी भी जो कंडक्टेंस आ रही है वो हमारे पास 0.1 एम्पेयर के हिसाब से आ रही है, और जो राइट साइड पे है वो भी हमारे पास 0.1 है। अब अगर हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन तो बढ़ा दी गई है, लेकिन कंसंट्रेशन के बढ़ाने से नंबर ऑफ़ आयंस भी बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ने से करंट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा बढ़ी नहीं है। वो क्यों नहीं बढ़ी है, तो इसका मतलब है कि अगर हमने ज़्यादा कंसंट्रेशन ले ली है तो उसमें नंबर ऑफ़ आयंस बढ़े हैं, लेकिन उनकी मोबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है। वो मोबिलिटी
हिंड्रेंस की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो गई है, वो मोबिलिटी आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो गई है, आयनिक स्फीयर की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो गई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी है हमारे पास, एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो हमारे पास इंक्रीज़ नहीं हो रहा। अब यहाँ पे एक्टिविटी उसकी उतनी ही आ रही है जितना कि हमारे पास लेफ़्ट साइड वाले बीकर में है और राइट साइड वाले बीकर में भी उतनी ही है। तो इसकी क्या वजह है, इसको हम जाके डिस्कस करते हैं आगे। एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 कब हो सकता है? एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 तब होगा कि जितनी हमने कंसंट्रेशन ली है तो उसमें से एक्टिव भी उतने ही हों। यानी कि अगर हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, 1000 आयन्स हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, तो उन 1000 आयन में से एक्टिव आयन भी अगर 1000 होंगे तो फिर हम 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 आएगी। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 जब आती है तो तब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम आए या एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा आए तो फिर हम उन सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर नहीं करते। यानी कि एक्टिविटी कोफिशिएंट कैलकुलेट करने से हमें पता ये चल जाता है कि जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होगा या नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। और आइडियल सॉल्यूशंस आप लोगों ने पढ़े हैं कौन से होते हैं, कि वो सॉल्यूशंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं, जिनमें हीट ऑफ सॉल्यूशन जो उसमें चेंज नहीं आता, जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, वो सारे के सारे सॉल्यूशंस जो होते हैं उनको हम कहते हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस हैं। तो ये अभी तक था स्लाइड नंबर 9 के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड नंबर 10 पे जाएंगे और हम देखेंगे कि उसमें हम कैसे जो है वो डिस्कस करते हैं कि कौन से सॉल्यूशंस जो हैं वो हमारे पास आइडियल हैं और कौन से नॉन आइडियल हैं, और एक्टिविटी कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, अब हम अपनी स्लाइड नंबर 10 पे हैं और स्लाइड नंबर 10 पे हमने 2 बीकर लिए हैं। इसमें हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो फिर क्या इफ़ेक्ट होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट पे। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, तो पिछली स्लाइड में हमने 2 बीकर लिए थे जिसमें से एक बीकर की कंसंट्रेशन 0.001 मोलल थी और दूसरे की 2 मोलल थी, लेकिन एक्टिविटी दोनों की बराबर थी, जबकि कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा है उसकी एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि जब हम आगे देखते हैं कि हम जब कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू कम हो जाती है, जो कि 1 से कम होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज़ होने से हमारे पास जो है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 से कम आता है। जब एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 से कम आएगा तो फिर हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, वो कंसंट्रेटेड हो गया है, और कंसंट्रेटेड होने के साथ साथ वो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया है, आइडियल नहीं रहा। अब यहाँ पे हम जब एक और बीकर लेते हैं और उस बीकर में हम उसकी जो एक बीकर हमारे पास लेफ़्ट साइड वाला है जिसमें हमने क्या लिया है, 2 मोल्स लिए हैं NaCl के, और एक हमारे लेफ़्ट साइड वाला जो बीकर है उसमें हमने 2 मोल लिए हैं NaCl के, और जो राइट साइड वाला बीकर है उसमें हमने 4 मोल NaCl ले लिया है। मतलब हमने कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ा दी है। जब हमने कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ा दी है तो उसमें आप करंट देखें तो 10 एम्पेयर उसमें से करंट शो हो रहा है, जबकि लेफ़्ट साइड वाले बीकर में जब हम कंसंट्रेशन 2 मोल थी तो उस वक्त उसमें 0.1 एम्पेयर करंट शो हो रहा था, जबकि राइट साइड वाले बीकर में करंट जो है वो डबल करने से कंसंट्रेशन करंट और ज़्यादा बढ़ गया है। जबकि हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन के बढ़ाने से जो है वो करंट कम होता है, यानी कि एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया है? तो यहाँ पे ऐसा होने की वजह ये है कि जब हम और ज़्यादा नंबर ऑफ़ आयन्स ऐड कर देते हैं, कंसंट्रेशन को और ज़्यादा हाई कर देते हैं, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनमें रिपल्सिव फोर्सेस आ जाती हैं। रिपल्सिव फोर्सेस आने की वजह से वो और ज़्यादा एक दूसरे को पुश करते हैं, आयनिक स्फीयर को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने से उनके अंदर जो है वो कंडक्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो
करंट है वो ज़्यादा शो होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू रखते हैं 1, तो 1 कब होगी? 1 तब होगी जब सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डिल्यूट होगा। बहुत ही ज़्यादा डिल्यूट सोल्यूशन अगर होगा तो उस सोल्यूशन को हम कहेंगे वो आइडियल सोल्यूशन है, यानी कि वो अगर वो इनफिनाइटली डिल्यूट सोल्यूशन होगा तो उसमें कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके आयंस के दरमियान नहीं होंगी और आयंस एक दूसरे के साथ हिंडर नहीं करेंगे, वो फ्रीली मूव करेंगे और इस तरह से वो मैक्सिमम जो है वो कंडक्टेंस शो करेंगे और जो हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू है वो 1 के करीब आएगी। अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस आना शुरू हो जाएंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस आना शुरू हो जाएंगी तो फिर हिंड्रेंस आ जाएगी, हिंड्रेंस भी आएगी और हिंड्रेंस आने की वजह से उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से फिर जो है वो एक्टिविटी जो एक्टिव मेंबर्स जितने होने चाहिए कंसंट्रेशन होने की वजह से वो एक्टिव मेंबर्स क्योंकि कम हो जाएंगे। जब एक्टिव मेंबर कम होंगे तो फिर हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट जो कि इक्वल होता है ए ओवर सी के, तो एक्टिव मेंबर कम हुए तो सी से एक्टिव मेंबर को सी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू और कम आएगी। जब एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास कम आएगी तो हम कहेंगे कि वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गई हैं। फिर अगर हम बात करेंगे मज़ीद एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू की 1 से ज़्यादा कैसे हो जाती है? 1 से ज़्यादा तब हो जाती है जब हम उस सॉल्यूशंस को बहुत ही ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड कर देते हैं। हाईली कंसंट्रेटेड करने की वजह किस तरह से हम उसको कर सकते हैं कि हम उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की और ज़्यादा ऐड कर देंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट ऐड करेंगे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की तादाद और ज़्यादा हो जाएगी और वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो 2 तरह से हमारे पास जो है वो उसमें एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू को इंक्रीज़ किया जा सकता है। एक तो हम बहुत ही ज़्यादा डिल्यूट सॉल्यूशन बना दें तो हम एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, और एक जो है अगर हम बहुत ही ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दें तो भी हम एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू को 1 से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। 1 जो होती है वो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए होती है और 1 से ज़्यादा अगर एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू होगी तो उस सॉल्यूशंस को भी हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे जो कि रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से होगी, और अगर 1 से कम होगी तो वो भी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वो भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की वजह से होगी, लेकिन लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की वजह से होगी, तो वो भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो आइडियल हैं, वो नॉन आइडियल हैं, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं या उनमें रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हैं। तो ये था स्लाइड नंबर 10 के बारे में। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 11, और देखते हैं उसमें हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, अब हम अपनी स्लाइड नंबर 11 पे हैं और स्लाइड नंबर 11 में उन तीनों बीकर्स को इकट्ठे करके आपको दिखाया गया है कि जिसमें एक बीकर है जिसमें जो मोलैलिटी है वो बहुत ही लो है, जो बहुत ही डिल्यूट सोल्यूशन है, और दूसरा जो बीकर है उसमें मोलैलिटी जो है वो 2 मोलल सोल्यूशन हमने लिया था, और तीसरा जो बीकर है राइट साइड पे उसमें हमने 4 मोल NaCl लिया था। और इसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू में चेंज आता है जब हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। तो इसी चीज़ को नीचे ग्राफिकली डिस्क्राइब किया गया है कि जब हमारे पास कंसंट्रेशन 0 मोल या हम कहते हैं इनफाइनाइट डिल्यूट सोल्यूशन है, तो इनफाइनाइट डिल्यूट सोल्यूशन जो होता है उसको हम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है और सोल्यूट ना होने के बराबर है, इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम है, तो उस वक्त उसकी जो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू है वो ग्राफिकली आप देख सकते हैं कि वो 1 है। और जब हम कंसंट्रेशन को एक्स एक्सिस पे बढ़ाते हैं यानी कि 0 से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो कंसंट्रेशन हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन के इंक्रीज़ करने से एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू के अंदर डिक्रीज़ आ रहा है, और उसमें फिर क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन के बढ़ाने से एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू में डिक्रीज़ आने की वजह क्या है कि उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं। और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू मिनिमम होती है, और उस मिनिमम वैल्यू पे उस कंसंट्रेशन पे
अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस इक्वल होती हैं। फिर हम देखते हैं कि मज़ीद जब हम कंसंट्रेशन को राइट साइड पे लेके जाते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन मज़ीद बढ़ाते हैं, तो फिर एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू में इंक्रीज़ आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह रिपल्सिव फोर्सेस का बढ़ जाना है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसमें जो है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से भी हाई हो जाती है, राइज कर जाती है, और उसमें उस वक्त वो हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है, और उस हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डोमिनेंट हो जाती हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा रिपेल करते हैं आयंस एक दूसरे को, जिसकी वजह से जो है वो कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हम ग्राफिकली एक्टिविटी कोफिशिएंट का रिलेशन उसकी कंसंट्रेशन के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कब जो है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 1 होगी, कब कोई सोल्यूशन आइडियल होगा, और कब उस एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू को हम चेंज करेंगे, 1 से कम कैसे होगी और वो 1 से ज़्यादा कब होगी। तो ये ग्राफ हमें कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है कि सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को चेंज करते हुए हम किस तरह से एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, या एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू को देखते हुए हम किस तरह से किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कंडक्टेंस या एक्टिविटी कोफिशिएंट मेजर कर लेते हैं, तो उसके मेजर करने से हम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें आयंस की तादाद कितनी है, उसमें हमारे पास जो है वो आयंस जो है वो कितनी तादाद में मौजूद हैं, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, या वो वेरी हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं। तो ये था एक्सप्लेन किया जो हमने पिछली प्रीवियस ही स्लाइड के बारे में, उसको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा मीन आयनिक एक्टिविटी है। वो मीन आयनिक एक्टिविटी हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जो कि स्लाइड नंबर 12 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट, अब हम अपनी स्लाइड नंबर 12 पे हैं, और स्लाइड नंबर 12 में हमने देखना है कि मीन आयनिक एक्टिविटी या मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशंस के अंदर सिर्फ एक आयन नहीं होता, उसके अंदर दोनों किस्म के आयन मौजूद होते हैं। पॉजिटिव आयन भी होते हैं और नेगेटिव आयन भी होते हैं। अब इन आयन्स में से एक्टिविटी दोनों किस्म के आयन शो कर रहे होते हैं। पॉजिटिव आयन की वजह से भी एक्टिविटी होती है और नेगेटिव आयन की वजह से भी एक्टिविटी होती है। अब हम कैसे इन दोनों की एक्टिविटी का मीन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका क्या फार्मूला है, हम उस फार्मूले को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, वो हम इस स्लाइड में देखते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के आयन्स होते हैं। आयन्स मींस विद रिस्पेक्ट टू देयर वैलेंसी, यानी कि NaCl को अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो जब आयन्स में चेंज होता है तो सोडियम +1 और क्लोराइड +1, जिसको हम यूनिवेलेंट साल्ट कहते हैं। और दूसरा जो है MgCl2, जिसमें Mg पे +2 चार्ज है और क्लोराइड पे -1 चार्ज है, तो ये बाइवेलेंट यूनिवेलेंट साल्ट है। और तीसरा हमारे पास AlPO4, तो उसमें हमारे पास एलुमिनियम पे +3 चार्ज है और फास्फेट पे -3 चार्ज है, तो ये ट्राइवेलेंट साल्ट है। अब इसको जनरली अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे AXBY = X, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ A इन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। तो A के मोल्स को हम उसकी जो है वो X से रिप्रेजेंट करते हैं, और B के नंबर ऑफ मोल को हम उसके साथ जो Y है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें से हमने देखना है कि एक्टिविटी ऑफ A+, पॉजिटिव आयन की एक्टिविटी को हम A+ से लिखेंगे, और नेगेटिव आयन की जो एक्टिविटी है उसको हम A- से लिखेंगे। अब आयनिक कंपाउंड की जो एक्टिविटी है उसको हम जस्ट A लिखते हैं। तो A जो होता है वो इक्वल होता है पॉजिटिव आयन की एक्टिविटी की पावर X और नेगेटिव आयन की एक्टिविटी की पावर Y। तो जो A है वो मीन आयनिक एक्टिविटी है, यानी कि पूरे कंपाउंड की आयनिक एक्टिविटी। पूरे कंपाउंड में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों की जो मीन आयनिक एक्टिविटी है वो हमारे पास A होता है, और A+ जो होता है वो एक्टिविटी ऑफ कैटाइन, और A- जो है वो एक्टिविटी ऑफ एनाइन है। अगर हम एक्टिविटी ऑफ कैटाइन की बात करें
तो एक्टिविटी ऑफ कैटाइन किसके इक्वल होगा? मोलैलिटी ऑफ कैटाइन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट। ये हम इसको, और एक्टिविटी ऑफ एनाइन की बात करें तो वो किसके इक्वल होगा? वो मोलैलिटी ऑफ एनाइन मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एनाइन। ये इक्वेशन कहाँ से आई है? ये हम राइट साइड पे देख सकते हैं कि ए जो है वो ए ओवर सी इज़ इक्वल टू एक्टिविटी कोफिशिएंट गैमा। अब सी एक्चुअली क्या है? कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की जगह पे हम उसके एम लिख सकते हैं। जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी भी क्या है? कंसंट्रेशन ही होती है। तो ए और एम इज़ इक्वल टू गैमा। तो फिर ए क्या हो गया? एक्टिविटी किसके इक्वल हो गया? गैमा इंटू एम। तो इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है एक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव आयन और एक्टिविटी ऑफ नेगेटिव आयन को कैलकुलेट करने के लिए। फिर हम देख सकते हैं कि मोलैलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन किसके इक्वल होगी? कि जितने हमारे पास मोल होंगे उसको हम उसकी टोटल मोलैलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मोलैलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन आ जाएगी। और अगर हम मोलैलिटी ऑफ नेगेटिव आयन मालूम करना चाहते हैं तो वो वाई एम के इक्वल होगी, मोलैलिटी ऑफ नेगेटिव आयन। तो इन चीज़ों को जब हम इक्वेशन में डालते हैं एक्टिविटी या मीन आयनिक एक्टिविटी वाली में, तो हम फिर क्या लिखेंगे? हम m प्लस की जगह पे लिखेंगे, हम लिखेंगे जो हमने इक्वेशन ब्लू कलर में एक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड a प्लस की पावर x लिखी थी और a माइनस की पावर y लिखी थी। अब उसी में हम a प्लस की वैल्यू ऐड कर रहे हैं और a माइनस की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो a प्लस की वैल्यू जो है वो हो गई हमारे पास m प्लस गैमा प्लस और उसकी पावर x, और a माइनस की वैल्यू हो गई हमारे पास m माइनस गैमा माइनस और उसकी पावर y। फिर हमने m प्लस की वैल्यू इसमें ऐड कर दी है, तो m प्लस की वैल्यू है x इंटू एम, और दूसरी जो राइट साइड पे ब्रैकेट्स हैं उसमें हमने m माइनस की वैल्यू ऐड कर दी है और m माइनस की वैल्यू है y इंटू एम। अब इसको अगर हम राइट साइड पे लेके जाते हैं तो आपको एक जो है वो रेक्टेंगल नज़र आ रहा है स्मॉल किस्म का, उसमें हमने इसको सॉल्व किया है। तो मीन आयनिक एक्टिविटी ए जो है वो इक्वल हो जाती है जब हम पावर्स को उनके साथ अलग अलग लिखते हैं। तो x की पावर x, m की पावर x और एक्टिविटी कोफिशिएंट प्लस, यानी कि पॉजिटिव आयन की एक्टिविटी कोफिशिएंट की पावर भी x होगी। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, y की पावर y, m की पावर y और एक्टिविटी कोफिशिएंट माइनस की पावर भी y हो गया। इन दोनों को जब हम x को और y को अलग कर लेते हैं तो x की पावर x हो गई और y की पावर y हो गई। दोनों में m है तो m की पावर x प्लस y हो गई, क्योंकि दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसी तरह एक्टिविटी कोफिशिएंट प्लस माइनस को इकट्ठा करें तो प्लस माइनस जो है वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की एक्टिविटी मीन आयनिक एक्टिविटी कहलाएगी। मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट या मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट, उसकी पावर भी x प्लस वाई होगी। तो ये एक हमारे पास जनरल फार्मूला आ जाता है कि किस तरह से हम जो सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर मीन आयनिक एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड a प्लस माइनस इज़ इक्वल टू x की पावर x, y की पावर y, m की पावर x प्लस y और गैमा प्लस माइनस एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की पावर x प्लस y। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड होगा या उस कंपाउंड में कोई भी हमारे पास जो सॉल्ट होगा तो उस सॉल्ट की हम मीन आयनिक एक्टिविटी इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक्टिविटी आप जैसे कि पढ़ चुके हैं पहले कि एक्टिविटी से हम किस बात का अंदाज़ा लगाते हैं। एक्टिविटी से हम सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम सॉल्यूशन बता सकते हैं कि वो हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट से हम एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 1 होती है तो हम बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन आइडियल है, और एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और बहुत ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। और एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू अगर हमारे पास 1 से कम होती है तो फिर हम बता सकते हैं कि वो एक हमारे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है लेकिन हाईली कंसनट्रेटेड नहीं है और उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे और उसमें हम सॉल्व करेंगे कि डिफरेंट आयंस जो हैं
उनकी मेन आयनिक एक्टिविटी को हम किस तरह से इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी स्लाइड नंबर 13 पे हैं और 13 में हमने डिफरेंट साल्ट लिए हैं और उन साल्ट की हम जो मेन आयनिक एक्टिविटी है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड इज़ इक्वल टू x की पावर x, y की पावर y, m की पावर x प्लस y। m क्या है? मोलैलिटी है या कंसंट्रेशन है, और गैमा उसकी गैमा प्लस माइनस मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का, और उसकी पावर भी x प्लस y है। अब हम एक साल्ट लेते हैं जो कि NaCl है। तो NaCl क्या है? उसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, तो वो 1:1 रेशो में मौजूद है। उसमें x की पावर क्या है? 1, और y की पावर y क्या है? 1 है। तो जब हम इस x और y को उस a वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो हम लिखेंगे x क्या है? 1 है और उसकी पावर 1 हो जाएगी, y 1 है और y की पावर भी 1 हो जाएगी, m क्या है? उसकी मोलैलिटी, और उसमें x प्लस y 1 प्लस 1 हो जाएगा, और गैमा प्लस माइनस उसमें भी उसकी पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो टोटल जो फार्मूला हमारे पास बनेगा वो होगा m की पावर 2 और गैमा प्लस माइनस की पावर 2। तो इसी तरह KCl के भी लिए, क्योंकि वो भी 1:1 रेशो में मौजूद है, उसका जो फार्मूला आएगा एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट के लिए, वो भी यही आएगा, m की पावर 2 और गैमा प्लस माइनस की पावर 2। हम दूसरे साल्ट की तरफ जाते हैं जिसमें हमारे पास क्या है? यूनिवेलेंट और बाईवेलेंट साल्ट है। यूनिवेलेंट यानी कि सोडियम जो है वो +1 में है और सल्फेट -2 में है, तो वैलेंसी तो उनकी यूनिवेलेंट और बाईवेलेंट है। जब हम उनकी रेशो देखते हैं तो रेशो में हमारे पास सोडियम जो है वो उसमें उसकी 2 पावर आ जाती है, 2x की वैल्यू 2 आ जाती है क्योंकि उसके Na2 है, और जो सल्फेट है वो उसमें क्या है? हमारे पास 1 है। तो 2:1 रेशो में ये मौजूद है, यहाँ पे गलत मेंशन हो गया है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। सोडियम सल्फेट में वो 2 और 1 की रेशो में मौजूद है। तो 2 और 1 की रेशो में मौजूद है। ये 1 और 2 को हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये यूनिवेलेंट और बाईवेलेंट है, लेकिन अगर हम x और y के हिसाब से देखेंगे तो x इसमें 2 होगा और y इसमें 1 होगा। तो इस फार्मूले को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम x की पावर 2 लिखते हैं और y की पावर 1 लिखते हैं, फिर m में हम लिखते हैं x प्लस वाई यानी कि 2 + 1, और गैमा प्लस 1 माइनस में भी हम 2 + 1 लिखते हैं। तो इस तरह ये इसमें हमारे पास एक्टिविटी, मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड सोडियम सल्फेट comes out to be 4 into m raised power 3 gamma plus minus raised power 3। फिर हम जब H2SO4 की तरफ जाते हैं तो H2SO4 में हम ये बता रहे हैं कि ये यूनिवेलेंट और बाईवेलेंट का कंपाउंड है, यानी कि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है और सल्फेट में -2 चार्ज होता है। लेकिन अगर हम x और y के हिसाब से देखते हैं तो x की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 2 है और सल्फेट के लिए y की वैल्यू 1 है। जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो इसमें 2 हाइड्रोजन आयन और 1 सल्फेट आयन होता है। तो उसके लिए हम जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हमारे पास वही आएगी जो कि पहले ऊपर वाली उसमें आई थी, क्योंकि 2+1 का रेशो था, यहाँ भी 1+2 या 2+1 रेशो, आंसर सेम ही आएगा। तो मीन आयनिक एक्टिविटी फॉर H2SO4 विल बी इक्वल टू 4 into m raised power 3 गैमा प्लस माइनस की पावर 3। फिर बेरियम क्लोराइड जो है वो भी क्योंकि 2 और 1 की रेशो है तो उसके लिए भी यही फार्मूला बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड भी 2 और 1 की रेशो है, उसके लिए भी सेम फार्मूला कैलकुलेशन होगी। कॉपर सल्फेट डिफरेंट है जिसमें 2:2 की रेशो से है, तो कॉपर में x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू सल्फेट में 1 है, तो वो हमारे पास NaCl वाला फार्मूला आ जाएगा। 1:1 रेशो है क्योंकि 1 मोल कॉपर सल्फेट है और 1 मोल कॉपर है और 1 मोल सल्फेट है 1 मोल कॉपर सल्फेट में। तो ये जो 2:2 की रेशो है वो किस लिए है? वो बाईवेलेंट है। बाईवेलेंट का मतलब कॉपर पे +2 चार्ज और सल्फेट पे -2 चार्ज। तो नीचे वाला जो साल्ट है वो भी बाईवेलेंट साल्ट है, जिंक सल्फेट वाला, तो उसका फार्मूले की कैलकुलेशन भी इस तरह से है। तो इस तरह हम डिफरेंट साल्ट्स की मेन आयनिक एक्टिविटी के
फार्मूलाज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, उसमें भी कुछ सॉल्ट हैं और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम उन सॉल्ट की डिफरेंट जो वैलेंसी के हिसाब से हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी स्लाइड नंबर 14 पे हैं। स्लाइड नंबर 14 पे हमने 3 किस्म के सॉल्ट लिए हैं। एक है AlPO4 एल्यूमिनियम फास्फेट, जो कि ट्राइवेलेंट रेशो में है, लेकिन उसमें X और Y 1:1 की रेशो के साथ मौजूद है। तो 1:1 की रेशो जब भी होती है तो वो हमें पता है कि एक्टिविटी का फार्मूला उसमें m² और γ+1² होता है। दूसरा सॉल्ट हमने कैल्शियम फास्फेट का लिया है, Ca3PO4 ट्वाइस। उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास ट्राइवेलेंट और जो है वो ट्राइवेलेंट सॉल्ट मौजूद हैं। अब इसमें ट्राइवेलेंट बाइवेलेंट सॉल्ट मौजूद हैं, या कैल्शियम पे क्योंकि +2 चार्ज होता है और फास्फेट पे -3 चार्ज होगा यहाँ पे, तो ये बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट सॉल्ट है। लेकिन जब हम इसकी इक्वेशन को ओपन करते हैं और उसको इक्वल करते हैं तो कैल्शियम जो है हमारे पास x की पावर उसमें x3 होता है और y2 होता है। तो x की पावर x यानी कि 3 की पावर 3, y की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। और इस तरह से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमें जो इस साल्ट की मीन आयनिक एक्टिविटी की वैल्यू आएगी वो 108 इंटू m⁻⁵ इंटू γ +−⁻⁵ आएगी। और एल्युमिनियम क्लोराइड ट्राइवेलेंट यूनिवेलेंट सॉल्ट है। एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है और क्लोराइड पे -1 चार्ज है, तो ये ट्राइवेलेंट यूनिवेलेंट सॉल्ट है। लेकिन इसमें एल्युमिनियम के लिए x की पावर 1 है और क्लोराइड के लिए y की पावर 3 है। तो जब हम इस फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे तो x की पावर 1 की पावर 1 और 3 की पावर 3, तो इसमें जो फार्मूला हमारे पास आएगा एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए मीन आयनिक एक्टिविटी विल बी इक्वल टू 27 m⁻⁴ γ +−⁻⁴। आपने अब इसमें से सोडियम फास्फेट के मीन आयनिक एक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्लाइड नंबर 14। नाउ वी विल मूव टू स्लाइड नंबर 15। और स्लाइड नंबर 15 जो है वो हमारी डेबाय-हक्कल थ्योरी या लिमिटिंग लॉ के बारे में है कि डेबाय-हक्कल हमें क्या एक्सप्लेन करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने थोड़ा सा एडवांस टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि है डेबाय-हक्कल थ्योरी या डेबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ। तो ये थ्योरी ये जो लॉ है जो कि हम स्टडी करने लगे हैं स्लाइड नंबर 15 के अंदर, ये एक्चुअली क्या है? ये असल में हमें एक रिलेशनशिप बताता है कि मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट का रिलेशनशिप उसकी आयनिक स्ट्रेंथ के साथ क्या है। आयनिक स्ट्रेंथ को हम यू से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आयनिक स्ट्रेंथ को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोस्टली आगे हम चलेंगे तो हम आयनिक स्ट्रेंथ को यहाँ पे आई से ही लिखेंगे ज़्यादातर। तो आपने इसके बारे में देखना है कि आयनिक स्ट्रेंथ एक्चुअली क्या होती है। आयनिक स्ट्रेंथ है हमारे पास कि आयंस कितने ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे पास डिल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उसमें आयनिक स्फीयर कम होता है, उसमें आयंस की तादाद कम होती है, उसमें आयनिक स्ट्रेंथ भी कम होती है। जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन ज़्यादा होंगी वहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस जो है वो कम होंगी वहाँ पे उनकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। तो हम यहाँ पे इस लॉ के तहत हम मेन आयनिक एक्टिविटी और उसकी आयनिक स्ट्रेंथ के दरमियान एक रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं। तो डेबाय-हक्कल जो है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं इस स्लाइड में। हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी का रिलेशन कंसंट्रेशन के साथ है, राइट साइड पे आपने देखा है, और कंसंट्रेशन एक्चुअली क्या होती है? मोलैलिटी होती है। तो एक्टिविटी की जो इक्वेशन है दैट इज़ इक्वल टू γ × C। γ एक्टिविटी कोफिशिएंट है
और गैमा जो है वो फिर अगर हम उसको अलग करें तो गैमा इक्वल होता है हमारे पास एक्टिविटी ओवर कंसंट्रेशन के। तो फिर इसका मतलब ये है कि एक मोल अगर हम कोई चीज़ लेते हैं और एक मोल में जितने आयन होते हैं उनमें से कितने आयन एक्टिवली मूव कर रहे होते हैं, कितने आयन्स जो है वो करंट कैरी कर रहे होते हैं, तो वो उसकी एक्टिविटी है जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्टिविटी की जो साथ साथ जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो एक्टिविटी के अंदर आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे और वैलेंसी पे। कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते जाएंगे 0.1 मोल से मोलल सोल्यूशन से हम 0.2 मोलल 0.3 मोलल करते जाएंगे तो आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसा कि हमने कहा है कि जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही नंबर ऑफ़ आयन्स ज़्यादा होंगे, जितना नंबर ऑफ़ आयन्स ज़्यादा होंगे उतना आपस में उनकी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, जितना इंटरेक्शन ज़्यादा होगी उतना अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होगी, जितना अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना ही आयनिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो एक तो आयनिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है उसकी कंसंट्रेशन पे, दूसरा जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड कर रही है वैलेंसी पे। यानी कि हमारे पास यूनिवेलेंट साल्ट भी हो सकते हैं जिनकी वैलेंसी +1 -1 है, बाईवेलेंट साल्ट भी हो सकते हैं जैसा कि मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो जितना वैलेंसी बढ़ती जाएगी उतना ही आयनिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। यानी अगर हम कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर लेते हैं, 0.1 मोलल सोल्यूशन ऑफ NaCl लेते हैं, फिर 0.1 मोलल सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं, फिर 0.1 मोलल सोल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं, तो उससे हमारे पास वैलेंसी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो वैलेंसी के इंक्रीज़ होने से चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, चार्जेस बढ़ रहे हैं तो चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड जब बढ़ेगी तो उसकी वजह से उनके दरमियान अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो फिर उनके अंदर आयनिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो आयनिक स्ट्रेंथ दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे भी और वैलेंसी पे भी। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशंस के अंदर हर आयन अपने अपोजिट आयन से सराउंडेड होता है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। उसके अंदर आप देखते हैं कि सोडियम आयन अगर होगा तो उसके गिर्द क्लोराइड आयन होंगे, इसी तरह क्लोराइड आयन अगर होगा तो उसके गिर्द सोडियम आयन होंगे, और उसके साथ साथ उसके अंदर जो जिस सॉल्वेंट में वो डिज़ोल्व होते हैं उस सॉल्वेंट के मालिक्यूल भी उसको सॉल्वेट कर रहे होते हैं, सराउंड कर रहे होते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर फिर आयनिक स्ट्रेंथ निकाली जाती है कि कितने अपोजिट आयन्स उसको सराउंड कर रहे हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, और कितने पोलर मॉलिक्यूल जो हैं वो उसको सराउंड कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हिंड्रेंस होगी, जितना ज़्यादा सराउंडिंग होगी, जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे उतना ही आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो आयनिक स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन के बढ़ाने से बढ़ेगी और उनको डिल्यूट करने से कम होगी। तो ये स्लाइड नंबर 15 के बारे में था। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड नंबर 16 पे चलते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसी आयनिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करते हैं मज़ीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी स्लाइड नंबर 16 पे हैं। इसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्टिविटी का और आयनिक स्ट्रेंथ का आपस में क्या रिलेशन है। तो मेन आयनिक एक्टिविटी जो है वो हमें पता है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए 1 होती है। यानी कि राइट साइड पे जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं उसको अगर आप देखें तो मेन आयनिक एक्टिविटी अगर 1 होगी तो उस सॉल्यूशंस को हम कहेंगे कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। और वो आइडियल सॉल्यूशन कब होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है उसकी एक्टिविटी भी उतनी होती है। अगर कंसंट्रेशन हमारे पास 1 है, एक्टिविटी 1 है, तो फिर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर ही आएगा। अगर हम बात करते हैं कि एक्टिविटी कंसंट्रेशन से कम है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने ज़्यादा ले लिए हैं लेकिन उसमें से एक्टिव कम है, तो फिर जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी। और जब 1 से कम आती है तो फिर बिहेवियर उसका क्या होता है, नॉन आइडियल बिहेवियर होता है।
और नॉन आइडियल बिहेवियर की वजह क्या होती है कि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा आने की वजह से एक्टिव आइंस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो कि मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इन द सॉल्यूशन, जिसकी वजह से एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम होती है और वो 0 की तरफ मूव करती है। तो फिर उसमें आयनिक स्ट्रेंथ हमारी बढ़ रही है। आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो ही मीन आयनिक एक्टिविटी की वैल्यू कम हो रही है। और आयनिक स्ट्रेंथ कब बढ़ रही है? जब आयंस की आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही हैं, कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इसी तरह एक्टिविटी की वैल्यू हमने कहा था कि वो कंसंट्रेशन से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि हमने मॉलिक्यूल्स तो लिए हैं, आयंस हमने अगर ले लिए हैं, डबल कर दिए हैं आइडियल सॉल्यूशंस से भी, राइट साइड पे अगर हम मूव करते हैं तो उसमें एक्टिव जो होते हैं वो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। जितनी कंसंट्रेशन होती है उससे भी ज़्यादा, जितना उन आयंस को एक्टिविटी दिखानी चाहिए उससे भी ज़्यादा वो एक्टिविटी शो करने लग जाते हैं और कंडक्टेंस बढ़ जाती है। उसकी वजह उसमें रिपल्सिव फोर्सेस हो जाती हैं। तो उसमें क्या है, वो सॉल्यूशंस भी नॉन आइडियल बिहेवियर ही शो करते हैं। अब हमें इससे ये पता चलता है कि हम कौन से सॉल्यूशंस को कहेंगे कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। तो हम एक ख़ास रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं जो कि उसकी आयनिक स्ट्रेंथ और मीन आयनिक एक्टिविटी के दरमियान है। जैसा कि आपको पता है कि जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो हमने डिस्कस किया था कि कंसंट्रेशन और वैलेंसी पे डिपेंड करती है। अगर आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मींस कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी बिटवीन द आयंस एंड कैटायन, तो फिर उसकी एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो लेफ़्ट साइड पे नीचे एक रिलेशनशिप बताया गया है वो हमने फार्मूला पहले ही पढ़ा है, मीन आयनिक स्ट्रेंथ वाला। तो मीन आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड A प्लस माइनस इज इक्वल टू गैमा प्लस माइनस मीन आयनिक एक्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब है कि गैमा प्लस माइनस जो है उसका ताल्लुक आयनिक स्ट्रेंथ के साथ है, और आयनिक स्ट्रेंथ यानी कि मीन आयनिक एक्टिविटी का रिलेशन गैमा के साथ है और गैमा का रिलेशन आगे इन जो है वो आयनिक स्ट्रेंथ के साथ है, और आयनिक स्ट्रेंथ का रिलेशन अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ है, अट्रैक्टिव फोर्सेस का रिलेशन कंसंट्रेशन के साथ है। तो ये सारे के सारे रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। अगर आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मीन आयनिक एक्टिविटी जो होगी उसकी कम होगी। तो ये हमने यहाँ इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। आगे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड नंबर 17 पे जाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ ने जो रिलेशनशिप बताया है मीन आयनिक एक्टिविटी और आयनिक स्ट्रेंथ के दरमियान, उसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, अब हम अपनी स्लाइड नंबर 17 पे हैं जिसमें हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप बता रहे हैं बिटवीन द मीन आयनिक एक्टिविटी एंड आयनिक स्ट्रेंथ। जैसा कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ हमें एक रिलेशनशिप बताता है जो कि मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ द आयंस और साथ में आयनिक स्ट्रेंथ के दरमियान है। तो जो इक्वेशन है वो है log टू द बेस 10 गैमा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ए। माइनस ए क्या है? एक कांस्टेंट है फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को डिज़ोल्व करते हैं, और इस कांस्टेंट की वैल्यू वाटर के लिए 0.5 to 9 होती है। आगे मॉड है, मॉड z प्लस इंटू z माइनस, z प्लस चार्ज ऑफ कैटाइन एंड z माइनस चार्ज ऑफ एनाइन, मॉड इंटू आयनिक स्ट्रेंथ अंडर रूट। तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो कि हमें डिबाय-हक्कल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है। तो इसको हम डिफरेंट साल्ट के लिए उनके आयनिक स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन को लेते हुए हम देख सकते हैं कि उनकी मेन आयनिक एक्टिविटी जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जा सकेगी। और राइट साइड पे आपको एक ग्रीन कलर की रेक्टेंगुलर नज़र आ रही है, उसमें आपने फार्मूला देखा है कि जो मेन आयनिक एक्टिविटी है वो इक्वल होती है गैमा प्लस माइनस इंटू कंसंट्रेशन। और हमने ये भी पढ़ा है कि गैमा प्लस माइनस अगर 1 होगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, और आइडियल कब होगा? जब एक्टिविटी और कंसंट्रेशन बराबर होंगे।
और अगर एक्टिविटी कंसंट्रेशन से कम होगी तो फिर वो नॉन आइडियल होगा, और एक्टिविटी अगर कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तो भी नॉन आइडियल है। और आयनिक स्ट्रेंथ का रिलेशन मीन आयनिक एक्टिविटी के साथ क्या है कि अगर आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मीन आयनिक एक्टिविटी कम होगी, और अगर आयनिक स्ट्रेंथ कम होगी तो मीन आयनिक एक्टिविटी बढ़ेगी। और आयनिक स्ट्रेंथ को हम किस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे गिवन है कि आयनिक स्ट्रेंथ आई आर म्यू that is equal to 1/2 summation Ci, concentration of the ion या molality of the ions, into Zi. Zi mean charge of the ion, Zi square, charge of the ionic ion, उसका स्केयर। तो समेशन का मतलब है कि हमारे पास दो किस्म के आयन होंगे, तो पहले हम जो है वो पॉजिटिव आयन के लिए इसको सॉल्व करेंगे, इनटू फिर हम जो है वो मल्टी प्लस हम इसको नेगेटिव आयन के लिए लिखेंगे। तो इस तरह से हम आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस आयनिक स्ट्रेंथ को आगे हम देख रहे हैं कि कैसे हमने कैलकुलेट करना है इन द कमिंग स्लाइड्स। और उससे पहले हम जो है वो इसका रिलेशनशिप ग्राफिकली भी देखेंगे अगली स्लाइड में कि किस तरह से ग्राफिकली हम जो है वो ये इक्वेशन जो दी है डिबाय हैकल ने कि उसका कंसंट्रेशन या आयनिक स्ट्रेंथ के चेंज करने से उसकी जो मीन आयनिक एक्टिविटी है उसके अंदर क्या चेंज आता है। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड नंबर 18 में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी स्लाइड नंबर 18 पे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि डिबाय हैकल ने जो हमें मैथमेटिकल फार्मूला दिया है उसके मुताबिक माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट इज इक्वल टू ए इंटू मॉड जेड प्लस चार्ज ऑफ कैटाइन इंटू जेड माइनस चार्ज ऑफ एनाइन मॉड इंटू आयनिक स्ट्रेंथ अंडर रूट। तो डिफरेंट सॉल्ट्स के लिए हम इस फार्मूले को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फिर। तो हम देख रहे हैं कि राइट साइड पे ये कैलकुलेशंस मौजूद हैं। तो जो हमारे पास NaCl है जो कि 1:1 रेशो है, सोडियम क्लोराइड के भी चार्ज 1 है और क्लोराइड सोडियम का भी चार्ज 1 है और क्लोराइड आयन का चार्ज भी 1 है। क्योंकि हमने मॉड लिया है, मॉड में हम चार्जेस के ऊपर प्लस माइनस नहीं लिख रहे होते, तो मॉड में एक मैग्नीट्यूड ली जाती है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम NaCl के लिए सॉल्व करेंगे तो Z की वैल्यू भी 1 होगी प्लस की भी, और Z माइनस की वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा और 1A इंटू आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए ये 2 इंटू 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2A इंटू आयनिक स्ट्रेंथ अंडर रूट आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम जो है मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए, तो 3 इंटू 1 Z प्लस 3 होगा और Z माइनस जो है वो 1 होगा, तो फिर 3 इंटू 1 3 होगा, तो 3A इंटू आयनिक स्ट्रेंथ अंडर रूट। और अगर इसको कैल्शियम सल्फेट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैल्शियम सल्फेट के लिए ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 10 गैमा प्लस माइनस इंटू 4 इंटू मतलब Z प्लस भी 2 है और Z माइनस भी 2 है, तो 2 इंटू 2 4 A इंटू आयनिक स्ट्रेंथ अंडर रूट। तो अगर हम देखें तो ये एक इक्वेशन है हमारे पास जो कि उसकी तो A और 4 ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं और इसमें जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो हमारे पास चेंज हो सकती है कंसंट्रेशन के हिसाब से। फिर ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाती है और उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को हम लिख सकते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू एम एक्स, माइनस वाई इज इक्वल टू एम एक्स। वाई इज इक्वल टू एम एक्स मीन एम इसमें स्लोप है और एक्स क्या है, एक्स हमारे पास वैल्यू ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ है जो हमने एक्स एक्सिस पे लेनी है। 4A जो है ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा और जो माइनस लॉग ऑफ 10 इंटू गैमा प्लस माइनस ये वाई एक्सिस की वैल्यू है जो हमने वाई एक्सिस पे लेनी है। तो ग्राफिकली अगर हम इसको देखते हैं तो जो इक्वेशन हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी थी उसमें जो माइनस था वो हमारे पास A के साथ था, राइट साइड पे था। हमने उस इक्वेशन को हमने लेफ़्ट साइड पे हम माइनस को ले आए हैं माइनस लॉग 10 के साथ और गैमा प्लस माइनस उसमें हमने
उसके साथ माइनस लगा दिया है। तो हम ग्राफ को माइनस वाई एक्सिस में ड्रा करेंगे। तो माइनस वाई एक्सिस में जब हम ग्राफ को ड्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हैं तो सोडियम क्लोराइड का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे रिलेशनशिप देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन के बढ़ाने से गैमा प्लस माइनस की जो वैल्यू है वो डाउनवर्ड जा रही है। तो जैसे जैसे ये डाउनवर्ड जाएगी तो स्लोप भी हमारे पास ऐसे ही डाउनवर्ड आएगा। फिर ये है यूनिवेलेंट के लिए, और बाइवेलेंट यूनिवेलेंट MgCl2 के लिए स्लोप की वैल्यू और नीचे है, क्योंकि उसमें आयनिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। आयनिक स्ट्रेंथ जब और ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, हमारे पास और ज़्यादा स्लोप आएगा, माइनस गैमा प्लस माइनस की वैल्यू और ज़्यादा कम होगी। तो ये एक इन्वर्स रिलेशन है आपस में। फिर इसी तरह अगर हम आयनिक स्ट्रेंथ और बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम जो है ट्राईवेलेंट और यूनिवेलेंट साल्ट ले रहे हैं, तो उसमें स्लोप और डाउनवर्ड आ जाता है। और अगर हम पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की जो चार्जेस की अमाउंट है और ज़्यादा हाई कर देते हैं तो उसमें हमारे पास स्लोप और नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये रिलेशनशिप हमें बताता है कि कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और आयनिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो फिर हमारे पास गैमा प्लस माइनस की वैल्यू क्या होगी, उसी हिसाब से कम होगी। इसी तरह अगर हम कंसंट्रेशन कम करेंगे तो आयनिक स्ट्रेंथ कम होगी, और आयनिक स्ट्रेंथ कम होगी तो सोल्यूशन डिल्यूट होगा, तभी कम होगी। तो इसका मतलब है जब डिल्यूट सोल्यूशन होगा उस वक्त गैमा प्लस माइनस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जो हम यहाँ पे ग्राफ के स्टार्ट में देख सकते हैं। तो ग्राफ के स्टार्ट में गैमा प्लस माइनस की वैल्यू मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम राइट साइड पे मूव करते हैं आयनिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन के बढ़ाने से भी बढ़ा सकते हैं आयनिक स्ट्रेंथ, और चार्जेस के बढ़ाने से भी बढ़ा सकते हैं आयनिक स्ट्रेंथ। तो आयनिक स्ट्रेंथ के बढ़ाने से हमारे पास गैमा प्लस माइनस की वैल्यू कम होती जाती है, और इस तरह से स्लोप भी डाउनवर्ड मूव करता जाता है। तो उम्मीद है आपको ये स्लाइड समझ आ गई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड 19 की तरफ जाते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये डेबाय-हैकेल थ्योरी इसी तरह से इनको सही तरह एक्सप्लेन करती है या कुछ चेंज आता है इसमें। जी स्टूडेंट, अब हम अपने स्लाइड नंबर 19 पे हैं, और स्लाइड नंबर 19 में हम देख रहे हैं कि ये एक लिमिटिंग लॉ है, यानी कि एक ख़ास हद तक तो ये लॉ रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है गैमा प्लस माइनस और आयनिक स्ट्रेंथ के दरमियान, लेकिन उसके बाद इसमें डेविएशन आना शुरू हो जाती है। अब ये जो डेविएशन आती है ये किस वजह से आती है, और इसको फिर हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं इस लॉ को, ताकि इस डेविएशन को हम एक्सप्लेन कर सकें। तो आप देख रहे हैं ग्राफिकली कि शुरू में जब हमारे पास आयनिक स्ट्रेंथ कम है तो उस वक्त ये एक जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है उसको ओबे करता है। ये लॉ कुछ हद तक ये जो है वो स्ट्रेट लाइन आती है, और उसके बाद डॉटेड लाइन जो है वो हमारे पास आना शुरू हो जाती है। और ये डॉटेड लाइन जो है वो क्यों आती है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर तो ये इसी तरह से स्ट्रेट लाइन आती रहती तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुई थी बीच में, अब हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं इसको। कि जो ग्राफ है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन है और एक उसमें डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन किस वजह से है, डॉटेड लाइन की वजह उसमें डेविएशन है, और डेविएशन हाई कंसंट्रेशन पे आना स्टार्ट होती है, जैसा कि ऑब्ज़र्व किया है ग्राफ से। तो आगे जो है वो आइडियल कंडीशंस को ये ग्राफ तब एक्सप्लेन करता है जब ये स्लाइड जो हमारे पास लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, जो कि क्योंकि इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन की है, तो अगर तो स्ट्रेट लाइन में ही ग्राफ आएगा तो इसका मतलब है वो उस को फॉलो कर रहा है, और वो फॉलो तब करेगा अगर सोल्यूशन हमारे पास आइडियल सोल्यूशन होगा, कंडीशन अगर आइडियल होगी। जबकि सोल्यूशंस हमारे पास आइडियल तभी होते हैं बहुत ज़्यादा डिल्यूट सोल्यूशन जब होते हैं। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, आयनिक स्ट्रेंथ के बढ़ने से वो जो आइडियलिटी है वो क्योंकि चेंज होना शुरू हो जाती है,
नॉन आइडियल की तरफ मूव करती है। इसी तरह स्ट्रेट लाइन जो है वो भी हमारे पास एक कर्व में, एक डॉटेड लाइन में आना शुरू हो जाती है। तो तमाम साल्ट के लिए हम देखते हैं कि NaCl के लिए भी ये डेविएशन आती है और MgCl के लिए भी ये डेविएशन आ रही है। तो इस डेविएशन को हम किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो ये है कि इस जो डेबाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ है उसमें कुछ चेंजेस की गई और उस इक्वेशन के अंदर एक फैक्टर को ऐड किया गया जिसको हम डेबाई-हक्कल मॉडिफाइड लॉ, सेंजर लॉ कहते हैं। तो उसमें जो है वो log 10 एक्टिविटी कोफिशिएंट प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू -a mod z प्लस z माइनस mod आयनिक स्ट्रेंथ प्लस कंसंट्रेशन इनटू आयनिक स्ट्रेंथ। अगर हम ये वाला फैक्टर प्लस इसमें कर देंगे तो फिर हम इसकी जो डेविएशन है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मॉडिफाइड लॉ है, डेबाई-हक्कल मॉडिफाइड लॉ, जिसमें हम मज़ीद एक फैक्टर को ऐड करते हैं जो कि कंसंट्रेशन और आयनिक स्ट्रेंथ की जो है वो मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर है। उसको जब हम इसमें ऐड करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि फिर हमारे पास वो जो कर्व है वो इसी तरह से इसके हिसाब से शो हो रही होती है। तो ये है हमारी स्लाइड नंबर 19 के बारे में। अब हम अपने स्लाइड नंबर 20 पे जाएंगे और हम जिस तरह से मैथमेटिकल रिलेशन हमने निकाला था कि जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट आयनिक स्ट्रेंथ के बढ़ाने से जो है वो कम होता है, तो हम उसको मैथमेटिकली एग्जांपल से सॉल्व करके देखेंगे कि अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो क्या वो उसके अंदर चेंज आ रहा है, और अगर हम उसकी जो है वो वैलेंसी को बढ़ा रहे हैं आयनिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए, तो फिर जो है वो किस तरह से मेन आयनिक एक्टिविटी में चेंज आ रहा है। तो अपनी स्लाइड नंबर 20 और 21 में हमने इसी को एक्सप्लेन करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी स्लाइड नंबर 20 पे हैं और स्लाइड नंबर 20 में हम न्यूमेरिकली जो है वो रिलेशन इनका आपस में प्रूव करेंगे कि अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो क्या मीन आयनिक एक्टिविटी की वैल्यू जो है वो कम होती है या नहीं होती। यानी कि आयनिक स्ट्रेंथ को अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे मीन आयनिक एक्टिविटी को कम होना चाहिए। जैसा कि हमने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक कंसंट्रेशन पे और एक वैलेंसी पे। और आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ भी राइट टॉप कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है कि म्यू या आई जो है वो इक्वल होता है 1/2 समेशन कंसंट्रेशन इनटू चार्जेस इनटू जेड स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने लगाना है पहले आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए, और उसके बाद हमने जो है वो लॉग वाला फार्मूला लगाना है जो डेबाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ वाला है, जो कि हमें एक्सप्लेन करता है कि जी आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाने से एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू कम होती है। तो पहले हम एक सोल्यूशन लेते हैं NaCl का 0.001 मोलल सोल्यूशन, जिसमें जो है सोडियम के जो चार्ज है वो +1 है और जो क्लोराइड का Z माइनस की वैल्यू है वो -1 है। तो पहले हम आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 समेशन Ci इंटू ZI स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 है तो कंसंट्रेशन हमने जो ली है वो 0.001 मोल ली है, और Z जो है वो वहाँ हमारे पास प्लस आयन पॉजिटिव आयन के लिए 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी तरह प्लस समेशन जो है, क्योंकि तो प्लस हम नेगेटिव आयन के लिए, नेगेटिव आयन में भी हमारे पास कंसंट्रेशन 0.001 मोल है इंटू 1 का स्क्वायर हम करेंगे। Z 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है आयनिक स्ट्रेंथ के लिए वो 0.001 आता है। फिर हमने इसकी अंडर रूट लेनी है आयनिक स्ट्रेंथ की, और अंडर रूट लेके 0.0162 आ जाएगा। इस आयनिक स्ट्रेंथ को हम डेबाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ वाले फार्मूले में ऐड करेंगे तो उसमें हमारे पास पता था, हमें पता है कि फार्मूला इज इक्वल टू -a इज़ द कांस्टेंट वैल्यू फॉर द सॉल्वेंट, और वाटर के लिए 0.509 है, और इंटू चार्जेस हैं Z प्लस Z माइनस 1 इंटू 1, और इंटू जो है हमने उसमें ऐड करना होता है आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू अंडर रूट की। तो वो ऐड करते हैं तो हमारे पास जो मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू आती है वो 0.9957 है। और अब हम कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं। कंसंट्रेशन हम जो है वो
0.001 मोलल से 0.002 मोलल कर देते हैं। तो जब हमने कंसंट्रेशन को बढ़ाया है और इस सारे को हमने दोबारा से कैलकुलेट किया है, सॉल्व किया है, तो हमारे पास जो मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू है वो 0.9957 से कम होके 0.9489 रह गई है। तो ये प्रूव हो गया है कि अगर हम आयनिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो मीन आयनिक एक्टिविटी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन को चेंज करते हुए इसको प्रूव किया है और नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है वो प्रूव करते हैं कि जब हम चेंज करते हैं उनके आयंस की वैलेंसी को, यानी कि हम जो है वो आयनिक स्ट्रेंथ को यूनिवैलेंट से बाईवैलेंट की तरफ लेके जाते हैं, तो फिर जब हम स्लाइड नंबर 21 पे जाएंगे तो हम स्लाइड नंबर 21 पे उसको देखते हैं कि किस तरह से आयनिक स्ट्रेंथ में चेंज आता है। जी स्टूडेंट, ये हमारे जो है वो लेक्चर नंबर 2 की लास्ट स्लाइड है, जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम आयनिक स्ट्रेंथ को, कंसंट्रेशन को बढ़ाने की बजाय हम उसकी जो वैलेंसी है साल्ट की उसको बढ़ाएंगे, चार्जेस को बढ़ाएंगे, तो उससे मेन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हम आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो उसकी मेन आयनिक एक्टिविटी कम हो जाती है। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमने पहले सोडियम क्लोराइड की कैलकुलेट की थी और वो 0.2 मोलल कंसंट्रेशन के साथ की थी, तो वो 0.09489 आई है। इसी तरह जब हम मैग्नीशियम क्लोराइड की कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड की कैलकुलेट करने के लिए पहले हम आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फार्मूला है हमारे पास म्यू आर आई इज इक्वल टू 1/2 समेशन सी आई इंटू जेड आई स्क्वेयर। तो फिर हम क्या करेंगे, 1/2 जो हमने कंसनट्रेशन यहाँ पे लिए 0.01 मोल ली है और हमने जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड है तो मैग्नीशियम क्लोराइड में कंसनट्रेशन 0.001 मोल और साथ में जो उसमें हमारे पास चार्ज है वो 2 है मैग्नीशियम पे, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0.001 मोल और चार्ज क्लोराइड पे 1 है तो 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू 0.003 आती है और आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू का अंडर रूट लेंगे तो 0.05477 आ जाती है। फिर जब हम इसको डिबाई-हक्कर लिमिटिंग इक्वेशन में लगाते हैं तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.2770। तो यहाँ से भी प्रूव हो गया है कि अगर हम आयंस की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं बाय इंक्रीजिंग देयर वैलेंसी और चार्जेस, तो भी मेन आयनिक एक्टिविटी जो होती है वो कम होती है। क्योंकि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और उसकी मेन आयनिक एक्टिविटी 0.9489 है और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड है और उसकी मेन आयनिक एक्टिविटी 0.2770 है, जो कि काफ़ी कम है और उसकी वजह चार्जेस का इंक्रीज़ हो जाना है। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। अब आपको इनमें से कुछ असाइनमेंट्स दी जाएंगी और कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे जो आपने सॉल्व करने होंगे। तो ये हमारा लेक्चर 2 था अबाउट कंडक्टोमीट्री। फिर हम मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 में कंडक्टोमीट्री के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।